हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जहां पे हम लोग ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं बट उसके साथ साथ उससे आए हुए क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अ फेमस मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर विच इज नोन एज एंग्री यंग मैन मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कैसे आया, क्या बैकग्राउंड था, कौन उसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, एज ऑलवेज वी डू इज कि हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं देन कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। ये एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है जिससे आपकी तैयारी थोड़ी बेटर हो पाती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव समझ में आता है या फिर आपको एक अप्रोच मिलती है कि उस टॉपिक को किस तरीके से डील करना है, क्या नेसेसरी चीज़ें पढ़नी है और क्या अननेसेसरी चीज़ें छोड़ देनी है, जिससे आपका बहुत टाइम सेव होता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जहां पे हमारे एक फेमस राइटर हैं किंग्सली अमेज, और पूछा गया है कि उनके एक प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताइए जो एंग्री यंग मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स या टेम्परामेंट को दिखाता है, जिसकी वजह से हम लोग को एंग्री यंग मैन का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे आपको कुछ राइटर्स मिले हैं और इसमें से आपको एंग्री यंग मैन राइटर्स के नेम को पहचानना है, जिससे हम लोग को पता लगता है कि हम लोग को मेंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है कि हम लोग को क्या देखना है और हमारी अप्रोच अब क्या होने वाली है। सबसे पहले तो आई वांट टू टेल यू कि हमारा जो एंग्री यंग मैन था एक ऐसा सोशियो कल्चरल मूवमेंट था विच केम इन इंग्लैंड इन 1950s। डेट आपको याद रखनी है। अब 1950s इंग्लैंड का कुछ बैकग्राउंड होगा जिसकी वजह से ये जो राइटर्स हैं एंग्री यंग मैन बन गए। वो क्या बैकग्राउंड है ये हम लोग इसमें पिन पॉइंटर्स के थ्रू देखते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सेस आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ओके, सबसे पहले तो 1950s के टाइम पे हम लोग ये यहाँ पे मार्क कर लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स इंग्लैंड में देखने को आपको मिलते थे। सो आप उस टाइम को थोड़ा सा इमेजिन करके चलेंगे तो एक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होती रहेगी। ओके, अब जहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो चुका है उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पोस्ट वॉर अनसेटिस्फाइड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब किसी भी देश में या किसी भी कंट्री में अगर कोई विपदा आती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कौन से रिफॉर्म्स लेती है या क्या फैसिलिटीज़ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, ये देखने वाली चीज़ होती है। सो हम लोग को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की अगर डिटेल मिली है और ये लिखा हुआ है कि पोस्ट वॉर अनसेटिस्फाइड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, उससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो ऐसे अनसेटिस्फाइड रिफॉर्म्स लेके आ रही होगी जिसकी वजह से लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ या फिर उनके लिए सुविधाएं नहीं मिल पा रही होगी। ओके, डिसअफेक्शन विद द सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंट्री, अगेन सेम चीज़ लिखी हुई है। देन इन सारी चीज़ों की वजह से, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को ना देने की वजह से, डेवलपमेंट टुवर्ड्स ना जाने की वजह से कुछ ऐसे ब्रीड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स आके यूथफुल इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो गए जो मोस्टली वर्किंग क्लास और हमारे मिडिल क्लास ओरिजिन को बिलोंग करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कभी भी कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि वॉर हो चुका है, कंडीशंस ख़राब हैं, गवर्नमेंट ने कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। सो इन सबको देखते हुए एक ऐसे ब्रीड ऑफ न्यू इंटेलेक्चुअल्स जो एक वर्किंग क्लास और लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं वो उठ के खड़े होते हैं और अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट के टुवर्ड्स दिखाते हैं, जो आपको नेक्स्ट लाइन में दिख जाएगा। आउटस्पोकन रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द एलिटिस्ट ब्रिटिश क्लास कल्चर। क्लास के बारे में आप सबको पता है कि एक सोसाइटी एक डिफरेंट क्लास एंड कास्ट सेक्शंस में बटी हुई है, जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ एंड कुछ बेनिफिट्स कुछ सेक्शंस को ही मिलते हैं, वेयर एज जो कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। सो हम लोग को एक रफ टफ बैकग्राउंड मिल गया है, तो हम लोग को अब एंग्री यंग मैन के मूवमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, सो हम लोग मूवमेंट की तरफ देखते हैं और सबसे पहले तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे ये जो एंग्री यंग मैन थे, दीज वर दोज प्ले राइट्स एंड नॉवलिस्ट जो वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो बहुत हाई कल्चर या हाई यूनिवर्सिटीज़ लाइक कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं निकले थे। उस टाइम पे वॉर के बाद एक ऐसी ही काम चलाओ प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी बना दी गई थी जिसका नाम था रेड ब्रिक यूनिवर्सिटी, उनसे ये लोग पढ़ के निकले थे।
ओके, सो ये जो हमारे ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, कुछ राइटर्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको ऑड वन आउट करना है, तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हेटेड इंग्लिश क्लास सिस्टम। आप देखेंगे कि किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में जो लोअर और मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो हमेशा एक तरीके से हेट करते हैं हायर एंड अपर मिडिल एंड अपर क्लास पीपल को, क्योंकि उनके मन में ये होता है या फिर ये प्रेवलेंट भी है कि जितनी भी बेनिफिट्स एंड जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट की या उनकी स्कीम्स की हैं वो उनको ही मिल रही हैं, एंड जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो बीच में लटके ही रहते हैं। ओके, देन दे ऑल्सो हेटेड हिपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लास सिस्टम। किस तरीके से हमारा डोमिनेंट कल्चर हम लो कल्चर पीपल या मिडिल क्लास पीपल के डिसीजंस को शेप करता है, अपने ट्रेंड्स को फॉलो करने में हम लोग को मजबूर कर देता है। दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट इन कल्चरल स्टडीज ऑल्सो, यू कैन गो एंड वॉच। देन एक्सप्रेस्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एट द पोस्ट वॉर रिफॉर्म्स, ओके, विच फेल टू अटेन जेन्युइन चेंजेस। आप ये देख सकते हैं। एक्सप्रेस्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रिफॉर्म्स आए थे, जो जेन्युइन रिफॉर्म्स नहीं थे, उसके टुवर्ड्स ये जो एंग्री यंग मैन पीपल थे वो एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखा रहे थे। तो हम लोग को अब समझ में आ गया है कि ये जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और पोस्ट वॉर की कंडीशन से ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट की ना मिली हुई फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स की वजह से इनके मन में एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन आ चुका था। ओके, अब ये एंग्री यंग मैन जो इनका नेम है ये कैसे पड़ा हम लोग अब ये देख लेते हैं। सो आपका ये जो टर्म है एंग्री यंग मैन, सबसे पहले तो ये कैसे कॉइन किया गया। देयर वॉज अ राइटर लेस्ली पॉल जिन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी एंग्री यंग मैन, जो पब्लिश हुई थी 1951। इन्होंने ये बुक पब्लिश की। आगे जाके हमारी एंग्री यंग मैन ने जब वर्क्स पब्लिश करना स्टार्ट किया तो ये हम लोग ने देखा कि उनके वर्क्स में एंग्री यंग मैन या जो उनके प्रोटैगनिस्ट थे वो एक तरीके से नाखुश और बहुत गुस्से में रहते थे। इसी वजह से आपका जो ऑसबॉर्न का सबसे फेमस वर्क है लुक बैक एंड एंगर, जब वो पहली बार प्रीमियर कराया गया कोर्ट थिएटर में, उसको देखने के तुरंत बाद जो आपके रॉयल कोर्ट थिएटर के ऑफिसर थे वो ये टर्म कॉइन करने लगे कि इनका जो कैरेक्टर था जिमी, फेमस कैरेक्टर, वो एंग्री यंग मैन टेम्परामेंट दिखाता है कि वो डिससेटिस्फाइड है, वो गुस्से में रहता है, वो अपर क्लास सोसाइटी में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हाथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लग रही हैं, एक फिल्दी इन्वायरमेंट में रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तब से आपका ये जो एंग्री यंग मैन का टर्म है ये फेमस हो गया और उसके बाद जितने भी राइटर्स ने ऐसे वर्क को इमिटेट किया या ऐसी करंट सिचुएशंस पे बात की, उन राइटर्स को बोला गया एंग्री यंग मैन राइटर्स। नाउ थोड़े से फीचर्स इनके वर्क के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा और समझने में। ओके, सो ये हमारे एंग्री यंग मैन राइटर्स शो क्या करते थे, ये लोअर मिडिल क्लास मेल प्रोटैगनिस्ट को शो करते थे जो सोसाइटी को गुस्से और हीन भावना की नज़र से देखता था और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सोसाइटल और पॉलिटिकल सिस्टम में उसको हेट करता था और कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन को अपवर्ड मोबिलिटी, दैट मीन्स ही वॉज ऑलवेज इनटू एंड क्वेस्ट फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, वो काम करता रहता था, हाथ पैर मारता रहता था कि वो किस तरीके से अपनी इस कंडीशन को बेटर कर पाए। आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे देश की भी कहीं ना कहीं यही हालत है कि जो मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिलीज़ के यूथ हैं जिनको फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं वो भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग भी अपने स्टेटस और अपनी पोजीशन को अच्छा कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड फैसिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस मूवमेंट के मेन राइटर्स कौन थे जिनसे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला हमारा राइटर है जॉन वेन जिन्होंने ये वर्क लिखा है हरी ऑन डाउन इन 1953। आपको याद रखना है कि लेस्ली ने जो वर्क लिखा था वो 1951 में लिखा था और उसके बाद ये आपके वर्क्स आते हैं। देन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किंग्सली अमिस का लकी जिम 1954, जिनका मेन कैरेक्टर या जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एंग्री यंग मैन का टेम्परामेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है।
ये जो आपके सामने ब्लैक से आता है जॉन ऑसबॉर्न, ये इसलिए हाईलाइटेड है बिकॉज जॉन ऑसबॉर्न का ये जो वर्क है लुक बैक इन एंगर, ये सेमाइनल वर्क माना जाता है आपकी एंग्री यंग मैन मूवमेंट में। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड की आप जब भी बात करते हैं तो सैमुअल बेकेट का नाम आता है और उनका वेटिंग फॉर गोडोट फेमस वर्क है जिसकी वजह से आप थिएटर ऑफ अब्सर्ड की रियल कैरेक्टरिस्टिक्स देख पाते हैं। सो सेम उसी तरीके से ये वो वर्क था जहाँ पे आप एंग्री यंग मैन मूवमेंट की जो मेन थीम और फील थी उसको इस वर्क में बहुत अच्छे से देख पाते हैं। ओके, आगे हम लोग आते हैं जॉन ब्रेन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है वेन, ये है ब्रेन, इनके वर्क अलग अलग है। ये है रूम एट द टॉप जो 1957 में पब्लिश हुआ। एलन सिलिटो जिनका सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग 1958 में पब्लिश हुआ। बर्नार्ड कॉब्स द हैमलेट ऑफ स्टेपनी ग्रीन 1956 में पब्लिश हुआ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आर्नल्ड वेस्कर का चिकन सूप विद बार्ली 1958, और इनका एक और वर्क है विच इज़ नोन एज रूट्स जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। एंग्री यंग मैन के वीडियो के बाद एक और इससे रिलेटेड वीडियो आएगा विच इज़ नोन एज किचन सिंक ड्रामा जो इस वीडियो से रिलेटेड है। हेंस आई ब्रॉट एंग्री यंग मैन मूवमेंट बिफोर द किचन सिंक ड्रामा। सो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं तो उस वीडियो को आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ये आप अपने ध्यान में रखिएगा और इन सारे राइटर्स के नेम को तब तक याद कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हम लोग ने पहले देखे थे। हमारा पहला क्वेश्चन था जहाँ पे किंग्सली एमिस के वर्क को हम लोग को देखना था, तो आपका आंसर है लकी जिम। लकी जिम वॉज दैट वर्क जो जिनका प्रोटैगनिस्ट एंग्री यंग मैन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता था। नेक्स्ट हमारे सामने ये जो राइटर्स हैं जॉन ऑसबॉर्न, सीपी स्नो, एंथनी पॉवेल एंड किंग्सली अमिस में से आपके जॉन ऑसबॉर्न एंड किंग्सली अमिस क्या है, एंग्री यंग मैन राइटर्स हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस छोटे से टॉपिक से बन सकते हैं बट वो सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए हैं। एग्ज़ाम जब पास आए तो एक बार वीडियो देख लेना फिर से, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। लर्न करने वाली चीज़ें हैं आपकी डेट और आपके जो मेंबर्स थे और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, एंड दैट्स इट। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को देखना था एंड आपने क्वेश्चंस देख लिए, हेंस आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो, छोटे से टाइम में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, कंप्लीट पैकेज लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन क्योंकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आएगी आप तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग द वाइब ऑफ दिस चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इससे ज़रूर से जुड़िए और इसको लाइक एंड सपोर्ट करिए। यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन योर फीडबैक एंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर हैविंग, आई विल डू cater to it. Okay, so bye for now and take care.